हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि टेफर दिसंबर में होने वाला है और दिसंबर में होने वाला है तो आप सभी के लिए हमने जनरल साइंस की 2010 से 2023 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और बायोलॉजी की वीडियो मैंने स्टार्ट कर रखी है। अभी तक मैंने 2023 की बायोलॉजी सेक्शन को मैंने डिस्कस कर लिया है, तो ये 2022 का बायोलॉजी सेक्शन का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखना तो पड़ेगा। एग्ज़ाम अगर सही से देना है तो देखना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द पर्सन हैज एन मेमोरी लॉस विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोस्टली अफेक्टेड। सिंपल इजी क्वेश्चन कि अगर किसी पर्सन को मेमोरी लॉस हुआ है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। डेफिनेटली इसका आंसर एक ही है यहाँ पे, वो है आपका हिपोकैम्पस। ब्रेन का हिपोकैम्पस जो होता है वो मेमोरी लॉस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। बट कुछ टर्म्स और है, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। पहला टर्म है एमिगडाला। एमिगडाला का क्या काम है? तो यह जो सेंटर होता है यह इमोशन के लिए होता है। ये जो हमारा सेंटर है वो सेंटर किसके लिए होता है? इमोशन के लिए होता है। अगर किसी के ब्रेन में इमोशन से रिलेटेड किसी के बिहेवियर में इमोशनल बिहेवियर अगर चेंज है, उसके अंदर कोई चीज़ बदलाव आ रहा है तो वो हमारा उसके एमिगडाला में कोई प्रॉब्लम होगा। ओके। अगर किसी मतलब स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड यह आपका मेमोरी कमांड को, सॉरी मोटर कमांड को जो है ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाता है। पहला इसका काम है सेंड मोटर कमांड, मोटर कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, टू द body. First function of the spinal cord. Second function of the spinal cord is send sensory information, sensory information, send sensory information from the body, from the body to the brain, to the brain. एंड थर्ड काम है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्सेस। देखो आपको याद होगा, मैं आपको बताऊं क्या कि जो यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स होती है, मोटर न्यूरॉन्स जो होती है ब्रेन से, देखो स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम है मोटर न्यूरॉन, जो मोटर कमांड है, मोटर न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है जो कि ब्रेन के द्वारा दी गई है बॉडी के लिए, उसको सर्कुलेट करना। दूसरा, हमारे बॉडी के द्वारा हमारे बॉडी के पार्ट्स में जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, जो टिप्स हैं उंगलियां है, उसमें एक सेनेसरी न्यूरॉन्स होती है। सेनेसरी न्यूरॉन जो है इन्वायरमेंट को सेंस करती है, क्यूज को सेंस करती है और उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है। तो वो जो ब्रेन तक ले जाने का जो काम है उसमें भी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है और रिफ्लेक्स एक्शन में भी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। तो ये तीन फंक्शन है किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। तो चौथा बात हम करते हैं, इसमें एक नियोकॉर्टेक्स दे रखा है। चलो नियोकॉर्टेक्स के बारे में जान लेते हैं। जो नियोकॉर्टेक्स है इसका मेन काम होता है आपका अटेंशन का, थॉट का, परसेप्शंस का और एपिसोडिक मेमोरी का। क्या क्या काम है देखो, न्यूरोनल, न्यूरोनल कंप्यूटेशन, जो आपका कंप्यूटेशन से रिलेटेड है उसके अंदर, मतलब थॉट्स, न्यूरोनल कंप्यूटेशन ऑफ अटेंशन, ऑफ अटेंशन। दूसरा थॉट, थॉट परसेप्शन, परसेप्शन एंड एपिसोडिक
मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, ये आपका नियोकॉर्टेक्स का काम है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अ माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन इज डिटेक्टेड इन द मैन, ठीक है। दिस म्यूटेशन इज ओनली लीथल बियॉन्ड द एज ऑफ 70, 70 के बाद। सबसे पहला कंडीशन है एक ह्यूमन है एक मैन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन देखा गया, और ये म्यूटेशन लीथल कब है? बियॉन्ड द एज ऑफ 70। ही मैरीज द वुमेन हु डज नॉट कैरी द म्यूटेशन, एक फीमेल है जिसके पास कोई कैरी नहीं। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, दैट इज अ मेल जिसके पास क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन है, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन है। इसने एक फीमेल से शादी किया जिसमें नो म्यूटेशन है, नो म्यूटेशन है। they then have children. What percentage of his grandparent daughters would be carry for this mutation? ग्रांड पेरेंट की हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देख ले कि इन दोनों से होने वाले बच्चे में म्यूटेशन होगा या नहीं। हमने कहा यहाँ से जो मिला ऑफ स्प्रिंग मिला। अब हमें एक बात बताओ, ये जो है क्या है? मेल है, ये क्या देगा? स्पर्म देगा। और स्पर्म में क्या होता है? स्पर्म में सिर्फ क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ही जाता है। क्योंकि साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है? साइटोप्लाज्म आता है मम्मी की साइड से। साइटोप्लाज्म इनका क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल साइटोप्लाज्म है। मतलब मम्मी की टाइप से साइटोप्लाज्म आएगा, और साइटोप्लाज्म के थ्रू आपका क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म के थ्रू आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया मदर से आ रहा, मतलब इस ऑफस्प्रिंग में मदर्स में नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होगा, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इस ऑफस्प्रिंग में क्या होगा? नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और चूंकि इस स्प्रिंग में नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, देन इसके बाद वाला जो जनरेशन होगा उसके पास भी नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। तो कितना % चांस है ग्रैंड डॉटर का म्यूटेशन पाने का? 0%। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन जो है वो मेल से कभी भी ट्रांसमिट होता ही नहीं है। और इस इनहेरिटेंस को हम कहते क्या है? इस इनहेरिटेंस को हम जेनेटिक्स में बहुत ही अच्छे नाम से जानते हैं, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में बताया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका मदर साइड से आएगा, मैटरनल साइड से आएगा, पैटर्नल साइड से आपका माइटोकॉन्ड्रिया आता ही नहीं है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किधर से आ रहा है? साइटोप्लाज्म में आ रहा है। साइटोप्लाज्म किधर से आ रहा है? मम्मी की साइड से आ रहा है। इसीलिए इसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर हम फादर के केस में माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो फादर के केस में माइटोकॉन्ड्रिया डेड पॉइंट है। फादर के बाद माइटोकॉन्ड्रिया कहीं नहीं जाता, वो फादर में ही रह के ख़त्म हो जाता है। अगर फादर में माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी म्यूटेशन हुआ है और ये म्यूटेशन का जो आउटपुट है वो आपका फर्टिलिटी के बाद हो रहा, मतलब बच्चा होने के बाद हो रहा, तो उससे बच्चे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फादर से बच्चे तक कभी आता ही नहीं है, वहाँ से सिर्फ न्यूक्लियस आता है। इसका सिंपल सा जवाब था 0%। क्योंकि किस में था म्यूटेशन? फादर में म्यूटेशन था। और आ कहाँ रहा है? मम्मी के पास कहाँ से आ रहा है? बच्चे के पास कहाँ से आ रहा है? मदर से आ रहा है। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। द नर्वस सिस्टम्स ऑफ द इनवर्टिब्रेट डिफर फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट। देखो वर्टिब्रेट की अगर बॉडी साइज की बात करेंगे, बॉडी साइज वर्टिब्रेट की ज़्यादा होती है, और जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्शन पोटेंशियल की तरह जनरेट होती है। एक्शन पोटेंशियल को पास फास्ट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन को फास्ट करने के लिए जो आपका वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम होता है, वर्टिब्रेट की जो न्यूरॉन होती है उस न्यूरॉन के ऊपर एक
इंसुलेटर की एक सीट होती है जिसे हम माइलिन सीट कहते हैं। एक फैट की सीट, मतलब एक सीट होती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। और ये जो है वो इनवर्टिब्रेट के केस में नहीं होती है। चलो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। इनवर्टिब्रेट न्यूरॉन लैक द माइलिन शीथ अराउंड देयर एक्सॉन्स, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सॉन्स के, इनवर्टिब्रेट के केस में एक्सॉन्स के चारों तरफ माइलिन शीथ नहीं होती है। जैसे दूसरा पॉइंट देखते हैं। इनवर्टिब्रेट न्यूरॉन्स डू नॉट जनरेट, नहीं, न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है और यह एक्शन पोटेंशियल जो होती है वो इन्फॉर्मेशंस को एक न्यूरॉन्स के दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन तक पहुंचाती है। तो यह इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट दोनों के नर्वस सिस्टम में होती है। इनवर्टिब्रेट न्यूरॉन लैक द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, नहीं, उसमें भी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ इंफॉर्मेशन का जो लेन देन है वो दो साइनेप्स के थ्रू में करती है। एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है, दूसरा हमारा केमिकल साइनेप्स होती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो है वोल्टेज चेंज होता है और उससे क्या होता है, हमारा पड़ोसी वाला न्यूरॉन जो होती है वो फायर होती है और वो फायर होके इंफॉर्मेशन को आगे ले जाती है। और केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, यहाँ पे एसिटाकोलिन मीडिएटेड वर्क होता है। एसिटाकोलिन उस साइनेप्स में रिलीज होती है। मतलब ये मान सकते हो कि अगर ये न्यूरॉन है तो ये न्यूरॉन टर्मिनल है, तो यहाँ पे गैप जो होती है ये न्यूरॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन का ईयर है, इनको जो है इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। और इसके अंदर ये न्यूरॉन जो होती है साइनेप्टिक वेसिकल्स के रूप में क्या रिलीज करती है, इसमें एसिटाकोलिन रिलीज करती है। यहाँ पे रिसेप्टर होती है, ये रिसेप्टर ओपन हो के इस प्रोसेस को, यहाँ पे जो ये एसिटाकोलिन मीडिएटेड जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, दैट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड केमिकल इन्फॉर्मेशन, केमिकल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो है ये सीधे हमारा क्या हो रहा है, केमिकल होती है। उसी तरह यहाँ से इस वाले न्यूरॉन से इस वाले न्यूरॉन्स पे डायरेक्ट कर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरह बिहेव करता है। मतलब वो इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में, एक्शन पोटेंशियल के रूप में इंफॉर्मेशन को इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक ले जाती है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। या इनवर्टिब्रेट न्यूरॉन और वर्टिब्रेट न्यूरॉन दोनों में होती है। तो इसलिए ये तीनों आंसर सही नहीं होगा। पहला आंसर होगा कि इनवर्टिब्रेट न्यूरॉन के केस में माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। While culturing a eukaryotic cell line, you add radio-labeled methionine in the culture media. After addition, you are able to clearly separate individual organelles at the different time. Which organelles would you detect radioactive first? देखो मेथियोनिन, अगर हम मेथियोनिन की बात करेंगे तो मेथियोनिन फर्स्ट अमाइनो एसिड है। जब आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो सबसे पहला अमाइनो एसिड जो ऐड होता है वो आपका कहाँ पे, वो कौन सा अमाइनो एसिड होता है, वो मेथियोनिन होता है। और हम आपको बता दें कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आपकी राइबोसोम की ज़रूरत होती है। राइबोसोम जो है फैक्ट्री कहलाती है प्रोटीन सिंथेसिस की, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम की ज़रूरत होती है। और राइबोसोम्स जो होती है वो यहाँ पे ऑप्शन में एक ही जगह दे रखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसके पास राइबोसोम्स होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होती है। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काम कराती है, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री राइबोसोम होती है। तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होगा, रेडियो लेबल्ड मेथियोनिन इसमें ऐड होगा। जब हम ऑर्गेनेल को सेपरेट करेंगे तो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्स्ट रेडियो एक्टिविटी को पता लगाएंगे, मतलब दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि उसमें राइबोसोम है, राइबोसोम में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, और प्रोटीन सिंथेसिस होने में सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है वो मेथियोनिन ऐड हो रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मेच्योर वर्टिब्रेट एरिथ्रोसाइट्स ऑलवेज, याद रखना मेच्योर एरिथ्रोसाइट वर्टिब्रेट की हम बात करेंगे तो इन द केस ऑफ द ह्यूमन हमारा इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है। इससे पहले वाले फेज में रेटिक्यूलोसाइट में न्यूक्लियस होती है। एरिथ्रोसाइट से पहले एक फेज होता है जिसे हम बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट, उसमें हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बट एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता। बट यहाँ पे दो बहुत ही कंट्रोवर्सी वाले शब्द दे रखे हैं। एक शब्द दे रखा है कि ऑलवेज, और दूसरा शब्द दे रखा है यहाँ पे पूरा, इन्होंने सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं करी है, इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है,
वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट बर्ड्स भी वर्टिब्रेट में आते हैं और बर्ड्स के एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस होता है। दैट इज द रीजन कि ये आंसर नहीं होगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो यह भी आंसर नहीं होगा, और ये दोनों आंसर नहीं होगा तो ऑलवेज पूछा है, तो ऑलवेज के केस में ये जो आपका यूज ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी द ऑक्सीजन यही करेक्ट आंसर है। आप कहोगे सर बाय कॉनकेव शेप भी तो होता है, बट ऑलवेज नहीं होता है। अगर किसी कोई एरिथ्रोसाइट हीमो उसे सिक्कल सेल अनीमिया से अगर ग्रसित है तो क्या उसका बाय कॉनकेव शेप होगा? नहीं होगा ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, यहाँ पे एक तो इन्होंने ऑलवेज यूज कर दिया और दूसरा यहाँ पे वर्टिब्रेट। बर्ड्स एक वर्टिब्रेट है जिसके एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस होता है। दैट इज द रीजन कि ये क्वेश्चन तो सही होने वाला ही नहीं है। ये लाइन की लैक ऑफ न्यूक्लियस हमेशा नहीं होता है, ह्यूमन के केस में लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, बट इन केस ऑफ बर्ड्स लैक ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा इन्होंने पूछ ऑल ऑफ द अबव दे दिया, जो कि होना ही नहीं है। सब लोग ऑल ऑफ द अबव ही लगाओगे, बट ऐसा नहीं होता। दूसरा इन्होंने बाय कॉनकेव से दिया, क्या ऑलवेज होता है? नहीं ना। लेकिन चाहे आपका सिक्कल सेल एनीमिया वाला ब्लड एरिथ्रोसाइट हो या नॉर्मल एरिथ्रोसाइट हो, हीमोग्लोबिन डेफिनेटली वो कैरी करेगा, हीमोग्लोबिन वो डेफिनेटली कैरी करेगा। तो ऑलवेज में क्या है? ऑलवेज में जो बिल्कुल करेक्ट होता है उस ऑप्शन को ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि द फाइला कंसिडर द डिप्लोब्लास्टिक। देखो दो तरीके के एनिमल हैं, एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? 2 जर्म लेयर होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होता है। एक होता है आपका इक्टोडर्म, दूसरा आपका होता है मीजोडर्म, और तीसरा आपका होता है इंडोडर्म। ठीक है, ये 3 है। आपका इकाइनोडर्मेटा और इकाइनोडर्मेटा से ऊपर जितने भी एनिमल होते हैं, इकाइनोडर्मेटा के बाद जितने भी एनिमल है सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इकाइनोडर्मेटा से पहले जो है आपका मेनली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन बोला इकाइनोडर्मेटा जो कि एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कॉर्डेटा यह भी एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मोलस्का यह भी एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ एक है, निडेरिया, जिसे हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। निडेरिया जिसमें नीडोसाइट होता है और नीडोसाइट्स होती हैं। तो निडेरिया यह एक डिप्लोब्लास्टिक है, स्पॉन्ज के बाद निडेरिया, ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है। अकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, मोलस्कस इन तीनों में ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब इनमें 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए था। एन अल्टर्ड फॉर्म ऑफ रिप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज क्या है? अल्टर्ड फॉर्म है, इसमें क्या इन्होंने करा है? लैक द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। आओ सबसे पहले थोड़ा हम जानते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज है, यह एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन है, जिसमें 928 अमाइनो एसिड है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 109 किलो डाल्टन है। इसके पास 3 तरह की एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी जो है वो आपकी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज की। दूसरी एक्टिविटी जो है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज की।
और जो तीसरी होती है वो होती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस की। जो ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस की जो बात हो रही है ये वाली, इस वाले को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। और यह एक्टिविटी जो है चेक करती है, चेक द म्यूटेशन रेट या म्यूटेशन लोड को चेक करती है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ये बोला है कि तुम जो अल्टर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है उसमें 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये वाली जो है एक्टिविटी नहीं है। तो इससे क्या होगा, जब ये नहीं होगा तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होगी, और प्रूफ एक्टिविटी नहीं होगी तो म्यूटेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। म्यूटेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज द म्यूटेशन रेट, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे इस बार, देख रहे हो ना। वैसे भी टाइफन में काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस लॉजिक लगाना होता है, कभी कभी तो वो भी नहीं लगाना होता है, सिर्फ क्वेश्चन देख के तुम बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें ही देखो, ऑन एन एक्सपीडिशन, इसको पढ़ोगे कहोगे वाह कर सर कितना डिफिकल्ट है, बस ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। एक्सपीडिशन टू मार्स, द न्यूएस्ट डिस्कवर द रिवोर्स डिस्कवर द माइक्रोबियल लाइफ। ये पूरी कहानी है कि मार्टिन माइक्रोब्स आल्सो यूज द डीएनए आरएनए इन प्रोटीन। रिसर्चर्स चेंज वन न्यूक्लियोटाइड इन द मार्टिन जीन एंड फाउंड दैट द रिजल्टेंट म्यूटेटेड प्रोटीन हैज चेंज इन द 3 एडजेसेंट अमाइनो एसिड। 3 अमाइनो एसिड में चेंज हुआ है। इनका कहने का आशय है एक न्यूक्लियोटाइड बदलने से। तो हमें बताना है दीज ऑब्जर्वेशन आर कंसिस्टेंट विद द मार्टिन जेनेटिक कोड कंसिस्टिंग ऑफ। चलो पहला देख, मतलब हमने कहा मैं इसको लॉजिकली बताने के लिए ये बना रहा हूँ, तो ज़्यादा ध्यान न देना, अल्फ़ाबेट में यूज़ करने जा रहा हूँ। देखो मैंने कहा ABCDEFGHIJ, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें मैंने पहला कहा कि नॉन ओवरलैपिंग 2 कोडॉन, मतलब दो का कोडॉन है। ठीक है, दो का कोडान मैंने यूज करा। अब इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड, 1 न्यूक्लियोटाइड को अल्टर कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अल्टर कर दिया। अगर हम इसको अल्टर करते हैं तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, यह अमाइनो एसिड 1 बना रहा, ये अमाइनो एसिड जो है वो 2 बना रहा, ये अमाइनो एसिड आपका 3 बना रहा, ये अमाइनो एसिड आपका 4 बना रहा, और ये अमाइनो एसिड आपका 5 बना रहा। अगर एक न्यूक्लियोटाइड को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, इस वाले गोल वाले को, तो सिर्फ हमारा ये तो A1 ही बनाएगा, बस ये हमारा A-2 बना लेगा, बाकी A3, A4 और A5 ही बनाएगा। मतलब ये तो आंसर नहीं होगा नॉन ओवरलैपिंग। अगर हम ओवरलैपिंग की भी बात कर लें, चलो हम ओवरलैपिंग की बात कर लें। अगर हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं तो एक कोडॉन ये बनेगा, दूसरा कोडॉन आपका ये बनेगा, तीसरा कोडॉन ये बनेगा, चौथा कोडॉन आपका ये बनेगा, पांचवा कोडॉन आपका ये बनेगा, छठा कोडॉन आपका ये बनेगा। पर इस कंडीशन में भी ध्यान से देखोगे तो इससे एक अमाइनो एसिड, चलो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो। हमने कहा इन दोनों से एक अमाइनो एसिड A1, फिर इन दोनों से एक अमाइनो एसिड A2, फिर इन दोनों से एक अमाइनो एसिड A3, फिर D और E से एक अमाइनो एसिड A4, फिर E और F से एक अमाइनो एसिड A5, फिर F और G से एक अमाइनो एसिड A6। ठीक है, ये बना। मैंने कहा यहाँ पे भी मैंने इस C को म्यूटेट करा, तो देखो A-B से अमाइनो एसिड A1 ही बनेगा, बट B और C डैश से अमाइनो एसिड यहाँ पे B मतलब A2 डैश बनेगा, और C और D से A मतलब A-3 बनेगा, फिर D E से A4 बनेगा, और D ये हमारा A5 और A6 बनेगा।
मतलब ये भी कंडीशन नहीं होगा, करेक्ट। चलो हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड के लिए हम फिर से लिख लेते हैं, फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि 3 अमाइनो एसिड का एक एक कोडॉन हमें बनाना है। चलो बनाते हैं, वो भी ओवरलैपिंग। तो एक कोडॉन हमारा बना ये, ठीक है, एक कोडॉन बना ये। दूसरा कोडॉन आपका बना B2 ये। तीसरा कोडॉन आपका बना ये, यहाँ पे हम लिख देते ये C था। चौथा कोडॉन आपका बना ये। पांचवा कोडॉन आपका बना ये। ध्यान देना 3 3 का बनाना है ना। पांचवा कोडॉन ये। छठा कोडॉन आपका बना ये। सातवां कोडॉन आपका बना ये, हो गया छठा। सातवां कोडॉन आपका बना ये। इतना ही बनाते हैं, क्या फायदा है जल्दी और बनाने का। हमने इसको कहा ये बना आपका A1। बी सी डी, A B C D से आपका बना A2। फिर C D E से बना आपका A3। DE F से बना A4। FEF G से बना A5। FGH से बना A6। GHI से बना A7। HIJ से बना A8। चलो हमने कहा सी को मैंने म्यूटेट कर दिया। सी को म्यूटेट करने से सबसे पहले A1 ना बन के क्या बना A1 डैश। BCD से सी को म्यूटेट मैंने करा है, मतलब 2 भी नहीं बनेगा, यह भी हमारा A2 डैश बनेगा। फिर CDE में सी को म्यूटेट करा, मतलब A3 ना बन के क्या बनेगा हमारा A-3। फिर DEF से बाकी सेम बनेगा। कितने अमाइनो एसिड यहाँ पे चेंज हुए हैं? 3 अमाइनो एसिड चेंज हुए हैं। क्या क्वेश्चन में पूछा था कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज करके ऑब्जर्वेशन में 3 न्यूक्लियोटाइड चेंज हुए थे, 3 अमाइनो एसिड चेंज हुए थे। किस कंडीशन में हो रहा है? ओवरलैपिंग ट्रिपलेट कोडॉन में। देख लो कितना सरल क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे किसको कौन सी रॉकेट साइंस लगानी थी? दैट इज नॉट रॉकेट साइंस ना। सिंपल सा जो क्वेश्चन था उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया। कोडॉन को भी नहीं हमें पता नहीं कौन सा कोडॉन क्या होगा, मैंने सिंपल ABCD मान के कर दिया। कितना ईजी है ना क्वेश्चन। इतना ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ और तुम्हें लग रहा है कि तुम एग्जाम में कॉन्फिडेंटली ऐसे कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक कर दो यार। पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो। अगला वीडियो में हम लोग बचे हुए 9 to 15 क्वेश्चन करेंगे 2022 के। देखो जितना ज़्यादा तुम व्यूज़ दोगे मुझे, उतना ही जल्दी जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। जितना कम व्यूज़ दोगे उतना ही देरी से वीडियो बनाएंगे। मतलब वीडियो का आना और मतलब तुम्हारा व्यूज़ होना, दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है, याद रखना। तो जाओ वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ। देखो जितना ज़्यादा तुम व्यूज़ मुझे दोगे इस वीडियो पे, टाइफर पे या किसी भी वीडियो पे, जितना ज़्यादा व्यू दोगे उसका आने की फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर तुम मुझे टिफर पे रोज़ 100 200 300 व्यूज़ अगर दे रहे हो तो डेफिनेटली मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, बायोलॉजी सेक्शन पूरा होगा। बायोलॉजी सेक्शन पूरा होने के बाद हमें पता है कि तुम सब बायोलॉजी वाले हो, फिजिक्स से तुम्हें डर लगता है, बट मैं तुम्हें बताऊँगा ना कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट। माना कि मुझे भी पूरी फिजिक्स नहीं आती, बट वो फिजिक्स के कंसेप्ट मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो टिफर में पूछा जाता है, या टिफर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसे हम कैसे सोल्व करें बिना फिजिक्स को जाने हुए। जो मेरे बैकग्राउंड में, कॉन्शियस माइंड में फिजिक्स है, उस फिजिक्स का यूज करके हम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो आपको 40 नंबर यहाँ से मिलेगा। मान लो कि उस 20 में से 10 नंबर तो ले आओगे तो 40 10 50 हो जाएगा। फिर मैं केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत तुम्हें बताऊंगा, तो केमिस्ट्री तुम्हारा गेट के लिए यूज होगा प्लस टिफर के लिए यूज होगा। उससे मान लो 10, मतलब तुम 80 में 60 नंबर ला रहे हो। 40 में सिलेक्शन होता है, 40 के बाद तुम्हें कॉल लेटर आ जाता है, बुलावा आ जाता है टाइफर से। तुम्हें 40 नंबर पे बुलावा आ रहा है, हम तुम्हें 60 नंबर की बात कर रहे हैं। 60 नंबर तक इस चैनल से हम पढ़ाएंगे तुम्हें। बट जितना तुम देर करोगे वीडियो पे व्यूज लाने में, उतना ही देर में हम वीडियोज भी अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।